सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपनी खास कार्यक्रम जिसमें खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। आइए आज की भी कुछ खबरों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व होम्योपैथी दिवस के विषय में। आपको पता है प्रत्येक साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का कारण यह है कि होम्योपैथी के जो जनक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। उनका जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ था और उन्हीं की याद में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस साल उनकी 266वीं जयंती है और होम्योपैथी के विषय में इस दिवस के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को होम्योपैथी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है ये इसलिए खास है क्योंकि सुरक्षित है, हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए, और ये जड़ से बीमारी को खत्म करने के लिए कारगर मानी जाती है। ये जो चिकित्सा पद्धति है 100 से अधिक देशों में इसका प्रसार है। भारत में यह जो चिकित्सा पद्धति है होम्योपैथी को, इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है आयुष मंत्रालय के द्वारा, और आयुष मंत्रालय ने इसी उद्देश्य को देखते हुए नई दिल्ली में 10 और 11 अप्रैल को 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया है। 2021 की जो थीम रखी गई है इसकी वह है एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व होम्योपैथी दिवस जो मनाया गया 2021 का, उसकी थीम क्या थी, तो बताइएगा एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। अगर 2020 की थीम पूछी जाए तो वह है लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशन, ये 2020 की थीम थी। अब हम बात करते हैं टीका उत्सव के विषय में। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जयंती से इसको प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और यह चलेगा 14 अप्रैल तक, अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती तक यह चलेगा। इसको कहा जा रहा है यह कोरोना के खिलाफ दूसरी जंग है जिसमें 2 चीज़ों पर बल दिया गया है। पहला है पर्सनल हाइजीन और दूसरा है सोशल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है खुद को सुरक्षित रखना, खुद को बचा कर रखना। सोशल हाइजीन का मतलब है कि दूसरों के बीच में दूरी बना के रखना, सब जो है कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे दूरी बना के रखना, और जो है कि समाज को एक तरह से सुरक्षित रखना। इसमें 4 बातें कही गई हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टीका उत्सव में 4 किन बातों पर जोर दिया गया है, तो पहला है ईच वन वैक्सीनेट वन, अर्थात प्रत्येक एक व्यक्ति क्या करेगा, तो एक व्यक्ति को कम से कम एक व्यक्ति को टीका लगवाएगा। ठीक इसी तरह से कहा ईच वन ट्रीट वन, एक व्यक्ति जो कि है सक्षम है दूसरे व्यक्ति को क्या करेगा, वह उसकी देखभाल करेगा, अर्थात कोरोना के समय में उसकी देखभाल करेगा। ठीक इसी तरह है ईच वन सेव वन, कम से कम एक व्यक्ति को क्या करेगा, वह बचाने का प्रयास करेगा। बचाने का मतलब है कि उसको प्रयास करेगा कि अगर कोई दिक्कत है तो उसकी मदद करे। तो और जो चौथी बात है उसमें कहा गया है माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अर्थात अगर कहीं पर एक भी कोरोना का केस निकल आता है तो उस क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। उसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही जिम्मेदारी समझे कि एक व्यक्ति को कम से कम वो टीका लगवाएगा, एक व्यक्ति कम से कम क्या करेगा, एक व्यक्ति का जो है कि ख्याल रखेगा, एक व्यक्ति कम से कम क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति को टीका लगवाने तक ले जाएगा, अर्थात उसको मदद करेगा। तो इस तरह से प्रयास इसमें टीका उत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें यह प्रयास किया जा रहा है कि 0 वैक्सीन वेस्ट का हम लक्ष्य प्राप्त करें। इसका मतलब है कि वैक्सीन का एक भी डोज बर्बाद ना हो, और वैक्सीनेशन क्षमता की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि जो हमारी वैक्सीनेशन क्षमता है उसका भरपूर लाभ मिले और एक भी डोज बर्बाद ना हो। ये तभी होगा जब हम और आप सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। आपको पता है कि 10 करोड़ लोगों को भारत में 85 डेज में टीका लगाया गया है, जो कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले अगर देखा जाए तो चाइना ने 102 दिन में यह टारगेट प्राप्त किया था, अमेरिका ने 89 डेज में टारगेट प्राप्त किया था। भारत में जो वैक्सीन लगाने की रेट है वह काफ़ी तेज है, लेकिन टीका उत्सव के माध्यम से इसको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे भारत की मौद्रिक नीति के विषय में।
तो जो केंद्रीय प्राधिकरण होते हैं अर्थात जो सेंट्रल बैंक होते हैं वह ब्याज दरों के माध्यम से जो मुद्रा की आपूर्ति को रेगुलेट करने के लिए नीति लाते हैं उसी को बोला जाता है भारत मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति का मतलब क्या है? किसी भी देश के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसके सेंट्रल बैंक के द्वारा उस प्रकार की नीति लाना जिससे मुद्रा अर्थात का जो सर्कुलेशन है वह प्रभावित होता है, उसको रेगुलेट करता है, ऐसी नीति को मौद्रिक नीति के नाम से जाना जाता है। और भारत में मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी किसको दी गई है? आरबीआई को दी गई। आरबीआई के सामने क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं मौद्रिक नीति के माध्यम से? वो है मूल्य और कीमत पर स्थिरता। इसका मतलब है आप सोचिए कि अगर क्या करे आरबीआई बैंकों से कहे कि हम आपको क्या करते हैं निम्न ब्याज दर पर पैसा देते हैं, तो बैंकों को जब क्या होगा आरबीआई निम्न ब्याज दर पर पैसा देगा तो बैंक भी क्या करेंगे? अपने पास तो पैसा रखेंगे नहीं, वो भी लोगों से कहेंगे कि पहले आप जो ब्याज जो है कि जो लोन 10% पे लेते थे 10% ब्याज पर, अब हम आपको 5% पर दे रहे हैं, 4% पे दे रहे हैं। तो लोग क्या करेंगे? अधिक से अधिक जो है कि पैसा लोन लेंगे। अब इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक जब मान लेते हैं मेरे जैसे आपके जैसे 100 लोगों जो पहले लोन नहीं ले पा रहे थे ब्याज दर ज़्यादा होने की वजह से, अब हम सब लोग क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा करेंगे। हो सकता है उस चीज़ का उतना उत्पादन ना हो रहा, तुरंत उसका दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर ठीक इसी तरह को हर क्षेत्र में अगर अप्लाई करके देखेंगे तो उसको उद्देश्य दिया गया है कि मूल्य और कीमत पर स्थिरता रखना, अर्थात ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना जिससे जो मुद्रा जो महंगाई है वह स्थिर रहे, साथ ही साथ बैंक पर ऋण प्रवाह पर नियंत्रण रखना। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, तो आरबीआई के पास ये विकल्प होता है कि वो क्या करे, जो वह बैंकों को ऋण देता है उसकी ब्याज दर को कम कर दे, ज़्यादा कर दे। अगर ब्याज दर को कम कर देगा तो बैंक ज़्यादा पैसा लेंगे और उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, ऋण ज़्यादा देंगे। अगर आरबीआई कहे कि हम ज़्यादा ब्याज पर अब पैसा देंगे तो बैंकों को क्या लगेगा कि अब नहीं लेना चाहिए, तो बैंक जो है कि आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे तो हम लोगों को आपको भी क्या करेंगे? ऋण नहीं देंगे। ठीक इसी तरह से और क्या उद्देश्य है कि माल की आपूर्ति को रेगुलेट करना। माल की आपूर्ति का मतलब है कि ऐसी नीति अपनाना जिससे जो सामान की आपूर्ति जो है कि बाधित ना हो, अर्थात ऐसा ना कह दे कि अब हम जो है कि आरबीआई ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तो अब क्या करेंगे आपको 50% पर ब्याज दर पर पैसा देंगे। इससे क्या होगा? कोई लोन ही नहीं लेगा, तो पूरा जो सप्लाई चेन बना हुआ रुक जाएगा। निर्यात संवर्धन अर्थात निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। ऋण का वांछित एवं समान वितरण बनाने का प्रयास भी इसके तहत किया जाता है। इसके उपकरण क्या हैं? इसके उपकरण है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, नकद आरक्षी अनुपात और खुले बाजार में क्रय विक्रय। देखिए इन शब्दों को मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पर क्योंकि समय लग जाएगा। तो हाल ही में क्या हुआ है, आरबीआई ने अप्रैल 2021 के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट अपनी जारी की है। इसमें रेपो रेट को रखा है 4%, रिवर्स रेपो रेट को रखा है 3.35%। आसान शब्दों में बस मैं थोड़ा सा समझाऊं। देखिए रेपो रेट का मतलब क्या है कि वह रेट है जिस पर क्या होता है बैंक क्या करते हैं आरबीआई से ऋण लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वह दर होता है जिस दर पर क्या करता है बैंक जो है कि आरबीआई क्या करता है बैंकों से पैसा ले लेता है, ये होता है रिवर्स रेपो रेट। बैंक दर क्या होता है कि जो आरबीआई के से जो बैंक लंबे समय के लिए पैसा लेते हैं वो बैंक दर होता है। तो रेपो रेट कितना रखा गया? 4%। रिवर्स रेपो रेट कितना रखा है? 3.35%। और जो है कि बैंक दर कितना रखा गया? 4.25%। और यह जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि जो जीडीपी का अनुमान है 2021-22 के लिए वह 10.5% रखा गया है। हालांकि मुझे लगता है कि इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरोना केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे उम्मीद कम हो जाती है। आपको पता है कि आरबीआई हर 2 माह में क्या करता है? अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। और यह जो मौद्रिक नीति की समीक्षा करके एक नीति सामने लाई जाती है जिसको मौद्रिक नीति कहते हैं। इसके लिए एक मौद्रिक नीति समिति बनाई गई है। गठन हुआ था मौद्रिक नीति समिति का 27 जून 2016 को। आरबीआई गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं। 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 की नियुक्ति आरबीआई के द्वारा की जाती है। निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और इसका जो लक्ष्य होता है वह महंगाई दर को 4% तक कंट्रोल करना होता है। अब हम बात करेंगे जो महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में। तो इनका जन्म हुआ था जो है कि 11 अप्रैल 1827 को। माता जी का नाम था चिन्माबाई और पिताजी का नाम था गोविंद राव।
और परिवार में जो कि क्या होता था, फूलों की काम होता था, माले का काम करते थे लोग, तो इनकी पीढ़ी फूलों को काम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रही थी, इसीलिए इनको फूले के नाम से लोग जानते थे। इन्होंने जातिगत भेदभाव के कारण इनके साथ जो है कि बचपन में जातिगत भेदभाव हुआ, जिसके कारण बचपन में ही इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। आपको पता है कि जो लोग संघर्ष करते हैं वही क्या करते हैं, आगे चल के इतिहास बनाते हैं। यहाँ पर भी आपको यह देखने को मिलेगा, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर को देख लीजिए, ज्योतिबा फुले जी को देख लीजिए, तो इनका जो नाम है वह तो ऊपर जो लिखा है वो तो है ही है, और इनका महात्मा फुले के नाम से भी जाने जाते हैं, ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाने जाते हैं। 1873 में महाराष्ट्र में इन्होंने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। सत्यशोधक समाज का जब गठन किया तो उद्देश्य रखा गया था इसका कि हमें सामाजिक सेवा करना है और स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का क्या करना है, प्रसार करना है। तो शिक्षा के प्रसार में एक अगर बड़ा नाम आप खोजेंगे तो आपको ज्योतिबा फुले जी का दिखाई देगा। सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन में इन्होंने कार्य किया है। सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन मतलब यह एक ऐसे समाज, एक ऐसे धर्म का निर्माण करना चाहते थे जहां पर जातिगत वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो, और यह गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य करते थे। हर चीज को ये गुलामी की प्रथा से जोड़कर देखते थे कि कैसे हमने जाति के आधार पर चीजों को इस तरह से आगे बढ़ाया। इन्होंने ब्राह्मण प्रतीक राम के स्थान पर राजा बलि को आंदोलन का अपने प्रतीक चिन्ह बनाया था। ये जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के समर्थक थे, सामाजिक आर्थिक समानता के ये पक्षधर थे। पत्नी की सहायता से इन्होंने पूना में बालिका स्कूल की स्थापना 1848 में की थी। इस तरह से यह जो है देश का पहला स्कूल था जहां पर इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयास किया गया। यहाँ पर जो है कि चूंकि जो बालिकाओं के लिए स्कूल खोला गया था, पढ़ाने के लिए कोई महिला नहीं मिल रही थी, तो सावित्री फुले जी को ही उन्होंने जो है कि पहले उनको तैयार किया और फिर सावित्री फुले ही यहाँ पर अध्यापन कराने लगी। इन्होंने कहा कि ब्राह्मण पुरोहित के बिना हमें विवाह संस्कार करना चाहिए। इनकी जो किताबें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। गुलामगिरी है, त्रिरत्न है, छत्रपति शिवाजी है, किसान का कोड़ा है और अछूतों की कैफियत कुछ किताबों के नाम हैं। प्रभाव में, इनके ही प्रभाव में सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया, अर्थात किसानों के समर्थन में भी यह बात करते थे। ब्रिटिश सरकार जो है कि इनको स्त्री शिक्षा की आद्य जनक अर्थात फोरफादर के रूप में इनको सम्मानित कर चुकी है। विधवा विवाह, महिला कल्याण पर इन्होंने काम किया है। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया है। 1888 में इनको महात्मा की उपाधि मिली थी और 28 नवंबर 1890 को इन्होंने शरीर को त्याग दिया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 1827 में जन्म हो रहा है और 1890 में इन्होंने शरीर को त्याग दिया। अब हम बात करेंगे कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन के विषय में। इसकी जो अवस्थिति है डल झील के किनारे है, और डल झील के किनारे जो जबरवान पहाड़ी की तलहटी है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5600 फीट है, उस पर यह जो है कि ट्यूलिप गार्डन बना हुआ। 30 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विस्तार है। यहाँ पर 60 से अधिक प्रजातियों के लगभग 15 लाख ट्यूलिप के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। मार्च माह में ये खुलता है, अप्रैल मई तक ये खुला रहता है। इस समय भी ये खुला है, इसके वजह से चर्चा में बना हुआ है। जब मौसम साफ होता है तो क्या होता है, इन फूलों के लिए अधिक अनुकूल हो जाता है। लाखों लोग यहाँ पर हर साल पर्यटन के लिए आते हैं। 23 माह बाद इसको खोला गया है और इस कार्य से चर्चा में बना हुआ है। विश्व में 5वें नंबर का गार्डन माना जाता है। पहला स्थान जो है हॉलैंड का है, और यहाँ का कोई एक केनहोफ एक जो है कि गार्डन क्षेत्र है, वहाँ पर ट्यूलिप का आपको पौधा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। मूल स्थान इसका ईरान है, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्यूलिप का उत्पादक है वो हॉलैंड है, और हम लोग भी हॉलैंड से बहुत सारे पौधे को लेकर आते हैं। पहले इस क्षेत्र को सिराजबाग और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने 2008 में इसको ओपन करवाया था। अब हम बात करेंगे ओपेक के विषय में, अर्थात पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के विषय में। तो यह क्या है, एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना हुई थी 1960 में, मुख्यालय है वियना में, और यह क्या करता है, कच्चे तेल के मूल्य का निर्धारण करता है। इस समय आपको पता है क्रूड ऑयल के दाम नीचे जा रहे हैं, इसके वजह से ओपेक चर्चा में बना हुआ है कि क्या जो है कि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम फिर से कम जा रहे हैं, तो क्या ओपेक जो है कि फिर से उत्पादन को कम करके कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा या फिर उत्पादन को स्थिर बनाए रखेगा। इसके वजह से ओपेक चर्चा में बना हुआ है। ओपेक का जो नेतृत्व किया जाता है सऊदी अरब के द्वारा किया जाता है, और आपको पता है कि विश्व में क्रूड ऑयल के सबसे बड़े निर्यातक में सऊदी अरब शामिल है, जो 10% का निर्यात करता है। हम लोगों ने इससे जो है कि आयात कम कर दिया, वो दूसरी बात है।
ओपेक के सदस्य देश जो है 13 हैं, इनका नाम आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ओपेक क्या करता है, तेल उत्पादन में वृद्धि करके कीमतों में कमी कर देता है, अर्थात जब उत्पादन क्या होगा, जो है कि ज़्यादा होगा तो कीमतें क्या हो जाएंगी, कम होंगी, और उत्पादन में कटौती करके कीमतों में क्या कर देता है, बढ़ोतरी कर देता है। तो देखना होगा इस समय ओपेक क्या निर्णय लेता है। तेल का मूल्य निर्धारण तेल निर्यातक देशों की नीतियों पर निर्भर करता है। इसी तरह से ओपेक की तरह से एक संगठन आपने सुना होगा, ओपेक प्लस, जिसमें जो है कि ओपेक के साथ साथ ऐसे जो है कि देश शामिल हैं जैसे रूस, जो कि क्या करते हैं, तेल की वैश्विक आपूर्ति को सुनिश्चित करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उनका संगठन है ओपेक प्लस, और यह बना था 2016 में। आई होप आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। संक्षेप में इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।